ठीक है, आज इंडियन ज्योग्राफी में अगला चैप्टर कर रहे हैं हम जलवायु, क्लाइमेट। क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट या जलवायु कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, सूरज कुंड का मेला। आपने उसको क्या बताया? पशु मेला बताया। पशु मेला नहीं है, पशु मेला सोनपुर का पशु मेला है, बिहार में लगता है। और जो आपका ये वाला मेला है कौन सा, सूरज कुंड का मेला, ये हरियाणा में लगता है। ये क्राफ्ट मेला है। ठीक है, तो ये दो बड़े मेले हैं देश के। क्राफ्ट के लिए सूरज कुंड मेला हरियाणा, और पशुओं के लिए जो मेला है वो कहाँ पर? सोनपुर, बिहार में। कृपया जब भी आंसर देते हैं आप लोग चेक करके दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से चेक कीजिए तब आंसर दीजिएगा। एक गलत आंसर आपको क्या कर सकता है? एक नंबर से पीछे कर सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जलवायु, क्लाइमेट। किसी देश विशेष के जलवायु का अनुशीलन करने के लिए वहां के तापमान, अब ये ध्यान रखना आपने जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, टेम्परेचर, ठीक है, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पवनों की गति। पवनों की, पवन बोलते हैं विंड्स को, पवनों की गति तथा दिशा का ज्ञान होना अपरिहार्य है। अगर किसी देश की जलवायु पढ़नी है आपने तो उसके लिए क्या क्या जानना जरूरी है? उस देश का भी टेम्परेचर कैसा है। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे देश का टेम्परेचर एक जैसा ही होगा। अलग अलग जगहों पर क्या होगा, अलग अलग लैटिट्यूड्स जो होंगे, अलग अलग लैटिट्यूड्स पर अलग अलग टेम्परेचर होगा। हो सकता है कि उच्चावच हो, कहीं पर बहुत ऊंचे पहाड़ हो, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा वायुमंडलीय विशेषताओं के अनुरूप, है ना? तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। टेम्परेचर कैसा है, वर्षा कैसी है वहाँ पर, वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, पवनों की गति कैसी है, और दिशा का ज्ञान होना अपरिहार्य है। इन शब्दों को पकड़ना सीख लीजिए, खासकर जो हिंदी माध्यम वाले हैं। अपरिहार्य, ये बड़े अच्छे क्या करते हैं, ये अलंकृत करते हैं आपकी भाषा को। क्या करते हैं? अब आप लिख रहे हो जरूरी है। जरूरी और अपरिहार्य में क्या है? काफी अंतर है। कई बार मैं एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ कि शादी के कार्ड में ये भी लिख सकते हैं कि खाना खाने आ जाना 8 बजे, लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं लिखते हैं। भाई आप, अधिकतर लोग क्या है, शादी में क्यों जाते हैं? भोजन के लिए। तो सीधे लिख दो ना, भोजन करने आ जाना। लेकिन बड़ी अच्छी भाषा में लिखा जाता है ना, सभ्य भाषा, सामाजिक भाषा में। तो वैसे ही ज्योग्राफी की अपनी एक भाषा है, और हिंदी में इन शब्दों को पकड़ो। किसी देश विशेष, किसी देश विशेष, कितना अच्छा बोला उसने, कि जलवायु का अनुशीलन करने के लिए, क्या करने के लिए? अनुशीलन करने के लिए वहां के तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा का ज्ञान होना अपरिहार्य है। क्लियर हो गया? जलवायु के इन अवयवों पर देश विशेष का अक्षांशीय विस्तार। देश विशेष का अक्षांशीय विस्तार का मतलब यह है कि जब हम मैप देख रहे हैं या जब हम ग्लोब पे जा रहे हैं तो कोई देश किस अक्षांश पर है, वहां से उसकी जलवायु तय होगी। अगर वो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास है तो भाई वहां पे गर्म होना स्वाभाविक है। वहां पे 3 बजे तक रोज गर्मी होगी, 3 बजे के बाद क्या होगा? रोज बरसात होगी, है ना? मतलब जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होती है उसका अपना एक अलग पहचान है। थोड़ा ऊपर लैटिट्यूड पे जाएंगे, या कर्क रेखा वाली साइड में जाएंगे, या मकर रेखा वाली साइड में जाएंगे, या ऊपर और जाएंगे, ध्रुवों के पास जाएंगे, तो उसकी जलवायु क्या होगी? तय होगी कि वो किस लैटिट्यूड पर है। इसलिए बोल रहा है कि जलवायु के इन अवयवों पर देश विशेष का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश बोलते हैं लैटिट्यूड्स को। किसको बोलते हैं? यानी किन लैटिट्यूड्स के बीच में है। दूसरा, उच्चावच। भाई देश ऐसा तो होता नहीं कोई देश की बिल्कुल फ्लैट हो सकता कोई होता हो छोटा मोटा देश, फ्लैट नहीं होता है। अगर भारत में आप घूमते हैं तो कहीं पर आपको मैदान मिलते हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान मिलते हैं, कहीं पर आपको हिमालय मिलता है, कहीं पे आपको विंध्याचल मिल रहा है, कहीं पे आपको सतपुड़ा मिल रहा है बीच में, नीचे कहीं पर आपको ईस्टर्न घाट। उच्चावच दिख रहे हैं ना आपको? तो उच्चावच के हिसाब से क्या होगा, अगर ये पूरे भारत को हम फ्लैट कर दें, क्या कर दें, तो फिर एक अलग विशेषता होगी जलवायु की। लेकिन उच्चावच के हिसाब से मैंने कहा वायुमंडलीय विशेषताएं, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, 32 मीटर गहरा खड्डा खोदोगे तो वहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? जमीन पे अगर 32 मीटर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिर ऐसे ही जल व स्थल के वितरण। जल और स्थल का वितरण कैसा है? जल और स्थल का, उस देश में जल और स्थल का वितरण कैसा है?
अब अगर वो तीन तरफ से पानी से घिरा है तो उस महासागरीय जो महासागरों का उसकी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। अगर बंबई जोशीमठ के आसपास होता तो वहां के लोग स्वेटर पहनते, लेकिन बंबई तो सागर के किनारे है तो उस बंबई पर किसका प्रभाव पड़ता है? उसकी जलवायु पर सागरों का प्रभाव पड़ता है। स्थल समीर और क्या सागरीय समीर पढ़ते हैं। सागर से स्थल की ओर हवाएं चल रही है, हवा स्थल से सागर की ओर हवाएं चल रही हैं, दिन में अलग चल रहा है, रात को अलग चल रहा है, तो उनका प्रभाव पड़ेगा उसकी क्लाइमेट पर। तो क्या मुंबई के लोग स्वेटर पहनते हैं? नहीं पहनते। तो वहां पर ठंड क्यों नहीं होती? लेकिन वहां पर अगर हम हिमालय जैसा पहाड़, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उन्मज्जन हो जाए और क्या हो जाए, पहाड़ बन जाए, तो क्या होगा? फिर वायुमंडलीय विशेषताओं के कारण अगर माना मुंबई 5000 मीटर हाइट पर पहुंच जाए तो फिर उसकी जलवायु अलग होगी। तो उच्चावच एवं जल स्थल के वितरण का काफी प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये पता है आपको। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कृपया 8 राज्यों का सही क्रम बताइए। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है? काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बगल में कौन कौन से शहर हैं वो भी याद करने हैं भारत के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या किसी नदी को 2 बार काट रही है? वो भी क्वेश्चन है। काट रही है क्या? किसको काट रही है? माही को काट रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। जो नदियां आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास दिख रही होंगी उनके बारे में मतलब बारीकी से देखना आपने उस एटलस को। क्या करना है? बिना एटलस के आपका सामान्य अध्ययन संभव नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा यूपीएससी की तैयारी एनसीईआरटी से नहीं, यूपीएससी की तैयारी एटलस से स्टार्ट होती है। किससे होती है? अगर आपका एटलस पे कमांड है तो आपका लगभग सभी विषयों पर क्या हो जाएगा? अच्छा कमांड हो जाएगा, समझ में आने लगेंगे। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? ऊपर जाएंगे तो उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध बोलते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? अगर इक्वेटर को हटा दें, इक्वेटोरियल जो विषुवत रेखीय जो विशेषता है वो अलग है, बट ट्रॉपिक्स के बीच में हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या बोल रहे हैं? वैसे तो मैंने कहा नहीं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, तब शीतोष्ण कटिबंध, इस तरह से आता है, लेकिन मोटा मोटा हम बोल रहे हैं कि दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण को बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? जिनके पास बुक्स हैं और जिनका मीडियम इंग्लिश है कृपया वो लिखते रहें, बाद में याद नहीं आएगा आपको कि ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, टेम्परेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको लिखते रहें। उत्तरी भाग किसमें पड़ता है? शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत, ऊपर कीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। हिमालय का महत्व मैं बता चुका हूं। अगर हिमालय जैसी दीवार ना होती तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं और ध्रुवों से चलने वाली जो ठंडी हवाएं वो भारत में पहुंचती और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता? कुछ और होता। और दूसरा, साउथ वेस्ट मानसून को रोकने के लिए जो दीवार है हिमालय रूपी, अगर ये ना होती तो मानसून सीधा कहाँ चला जाता? भाई निकल जाता। जब उसको दीवारी ना मिलती तो क्या होता? उस तरफ चला जाता मानसूनी हवाएं। बताया था, साथ में ये भी बताया था मैंने कि मानसून की खोज किसने की थी? हवाओं की हिप्पालुस ने की थी। किसने की थी? हिप्पालुस ने की थी। एक चीज और बताई थी मैंने, हम साउथ वेस्ट मानसून इसलिए बोलते हैं, पवनों को हम हमेशा नाम जो देंगे जिस तरफ से चल रही होंगी वो नाम पड़ेगा, जिस तरफ को जा रही है वो नाम नहीं होता पवनों का। हमेशा कौन सा होता है? जहां से वो स्टार्ट होती है वो नाम होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। यही कारण है कि समस्त भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि समस्त भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भाई वैसे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे उष्ण कटिबंधीय था और
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय था। लेकिन हम क्योंकि हिमालय है, हिमालय के कारण इतनी महान दीवार के कारण क्या हो गया, इतनी बड़ी दीवार, ऊंची दीवार के कारण क्या हो गया, हम बोल रहे भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की उष्ण कटिबंधीय जलवायु। मानसून भी लगाना है साथ में आपने। आगे, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है, ये पता है, ये गर्व का विषय है कि एक महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर से बहने वाली मानसूनी हवाओं को का भारत की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कारण स्वरूप भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु की संज्ञा भी दी जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, पूरा आंसर यह है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। ठीक है, भारत के जलवायु में अनेक प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से विवेचन किया जा सकता है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड को स्पर्श कर लेता है। कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, -45 तक हो जाता है। सबसे कम वर्षा जो भारत में होती है वो लेह में होती है। कहाँ पे होती है, लेह में होती है। और लेह किस नदी के किनारे है, हाँ जी, इंडस, सिंधु नदी के किनारे है। और उसी रात को तिरुवनंतपुरम, ये फोटो किसने खींचा भैया आज, अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। एक ही, और आप एक चीज याद रखना, एक बार यूपीएससी ने सिर्फ टेम्परेचर दिए हैं और मैच करने के लिए दिए हैं, और एक मौसम विशेष में पूछे हैं कि ये कहाँ का क्या दिखा रहा है, मतलब पूरे साल भर का किसी का टेम्परेचर डिफरेंस दिखाया उसने कि इतना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, एक टेबल दी उसने, कहा कहाँ का है ये, तो आंसर किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का था। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा उसने। पढ़ने में ये चैप्टर थोड़ा बोर लगता है जलवायु, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, आपके मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्री में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, और 1 नंबर अगर हम एक चैप्टर को पढ़ के प्राप्त कर लेते हैं तो ये मानना चाहिए कि हमारा पढ़ना सफल हुआ। क्या हुआ, 100 नंबर नहीं मिलते एक चैप्टर से, कितना मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है खाली। कितना मिलता है, एक क्वेश्चन, किस्मत रही तो 2 क्वेश्चन। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के से 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। उदाहरण, केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वहां रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पहुंच जाता है। तापांतर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ताप में अंतर। आप अंडमान निकोबार, केरला, इन राज्यों में अगर हैं तो दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप थार मरुस्थल में हैं तो दिन और रात के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। जहां दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पड़ रही है, वहीं शाम रात को 15 डिग्री से 20 डिग्री। और जब आप डेजर्ट में भटक जाते हैं तो मरने का कारण गर्मी नहीं होता, कई बार टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि दिन में इतना गर्म और रात को क्या, जैसा कि आजकल है, दिन में आपकी धूप आ रही है, रात को क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बोल रहे हैं मौसम बदल रहा है। सबसे ज्यादा बीमारी इसी समय होते हैं लोग, होते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। बॉडी क्या नहीं कर पाती, उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो आपने अपनी इम्यूनिटी को क्या करना है, अपने बॉडी को इस तरह से बनाना है कि वो क्या करे, एडजस्ट करे। चलो जी आगे, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, हिमालय में हिमपात ही होगा, है ना, और जगह पर क्या होगा, बारिश होगी। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। देश का एक भाग ऐसा है मेघालय, नाम ही मेघों का हाल है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और जो ये मौसिनराम और चेरापूंजी है, ये किस पर अवस्थित है, खासी की पहाड़ियों पर है, बीच वाला गारो खासी जयंतिया खासी की पहाड़ियों पर अवस्थित है।
और औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1080 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे बल्कि एक पॉइंट और बताया था मैंने, खासी विद्रोह हुआ था, खासी में एक विद्रोह हुआ था कभी अंग्रेजों के समय में, उसका नेता कौन था? तीरथ सिंह। इतिहास का छौंका याद करते रहो, ठीक है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो कहीं तो 1000 से ज्यादा सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है, और यहां कितनी हो रही है? 12 सेंटीमीटर जैसलमेर में। मैंने बताया था आपको कि गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, क्या क्या बताया था? गंगानेर, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर पाकिस्तान से लगे हुए जिले हैं। तो जैसलमेर में देखो 12 सेंटीमीटर। डेजर्ट ऐसे ही थोड़े बनते, वर्षा नहीं है तो क्या हुआ? उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा, अच्छा, जब भूगोल जहां का जैसा होता है ना, वहां पे हर चीज की डेफिनेशन बदल जाती है। मैं जा रहा था राजस्थान में, तो एक गाना चल रहा था गाड़ी में, ना नदियां, ना पहाड़, ना पेड़, ना झाड़, हमारो प्यारो राजस्थान। क्या मतलब? कुछ इस तरह से बोल थे उसके, ना तो नदियां हैं, ना पहाड़ हैं, ना पेड़ हैं, ना झाड़ हैं, और हमारो प्यारो राजस्थान। अब उनकी सुंदरता की, प्राकृतिक सुंदरता की डेफिनेशन अलग है, हमारी अलग है। हमें तो जब तक झरने, नदी, पहाड़ और क्या नहीं दिखते हैं, हर चीज चेंज हो जाती है भूगोल की वजह से। समझ में आया? उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। नीचे करो, नीचे करो, नीचे। उत्तरी पश्चिमी हिमालय कौन सा? जब हिमालय का डिवीजन हम कर रहे थे तो हमने सबसे पहले पंजाब हिमालय पढ़ा था। कहां से कहां तक? इंडस के गौर्ज से सतलज नदी तक। सतलज से फिर हमने पढ़ा था क्या? काली ऑब्लिक शारदा तक कुमाऊं हिमालय। फिर हमने पढ़ा था नेपाल हिमालय। फिर हमने पढ़ा था असम हिमालय। इस वाली साइड में, किस वाली साइड में? उत्तर पश्चिमी साइड में हिमालय में तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। दरअसल हिमालय में वर्षा कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां हिमपात हो रहा है। हिमपात को वर्षण के प्रकार में लिया जा सकता है, लेकिन वर्षा नहीं माना जाता उसे। मरुस्थल में वर्षा हो ही नहीं रही है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर की हो रही है। जबकि उत्तर पूर्व, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका हिमालय है, वहां पर कितनी वर्षा हो रही है? 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हो रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि इधर वाले हिमालय में हिमरेखा जो है वो कहां पाई जाती है? ऊपर पाई जाती है काफी, जबकि उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन कहां है? ऊपर है। वहां तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए था, हिमरेखा नीचे होनी चाहिए थी, बट उल्टा होता है कि हिमरेखा कहां पाई जा रही है? उसकी बहुत काफी ऊपर पाई जा रही। और इधर वाले हिमालय में, अगर मैं ऐसे में ले रहा हूं, इधर वाले हिमालय में हिमरेखा नीचे पाई जा रही है, जबकि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड के क्या नजदीक है। उसका कारण यही है कि इस तरफ वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा के साथ साथ हिमपात की मात्रा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। उधर वर्षा कम होती है तो हिमपात भी क्या है? कम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान, मूसलाधार वर्षा करते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि 2-3 चीजें नहीं है आपके अगल बगल। एक तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं अगल बगल। खतरा है क्या? नहीं तो पता नहीं कितनी बार भागना पड़ता साल भर में पता नहीं कितने सायरन बजते हैं क्या, कि भाई वॉल्केनो से स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, आप इन क्या बोलते हैं, आपदाओं से, प्रचंड तूफान जो चलते हैं, मकान बनाया, पता चला छत ही उड़ गई, दीवारी गिर गई, आप इस चीज से भी क्या हो। और सबसे बड़े सौभाग्यशाली आप ये हो कि आप इजराइल, सीरिया और कैसे, हाजी, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों में पैदा नहीं हुए। आप ऐसे देश में हो जहां क्या है? शांति है, जहां पे आप क्या है? शांति के साथ सो रहे हो, शांति के साथ चल रहे हो, उठ रहे हो और जी रहे हो। ठीक है, तो सुबह उठकर प्रणाम किया करो इस धरती को। किसको? जिस धरती में आप क्या हो। बल्कि एक बार मैं जलवायु पढ़ा रहा था वैश्विक स्तर पर, तो सबसे अच्छी जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती, मतलब भूमध्य मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट को सबसे अच्छी जलवायु माना जाता है। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा अगर अगला जन्म होता है तो कहाँ जाना चाहोगे? उसने कहा भूमध्य सागरीय जलवायु में जन्म लेना चाहूंगा मैं। लेकिन दूसरे बच्चे से मैंने पूछा आप कहाँ जन्म लेना चाहोगे? उसने कहा मैं हर एक जन्म में इसी धरती पर। किस धरती पर? जहां पे मैं रह रहा हूं, चाहे जैसी भी जलवायु है, मेरे लिए यही क्या है? सर्वोत्तम है। किसको नंबर दूं? पहले वाले को कि बाद वाले को? बाद वाले को। यही होता है इंटरव्यू में।
ऐसे ही पूछते हैं आपसे कि सर्वोत्तम जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, बड़ी अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, आप किस जलवायु में जन्म लेना चाहेंगे? और अगर आपने बोल दिया ना आप अपने देश के ही नहीं हो, आपने बोलना है कि जी मैं हर जन्म में इसी जलवायु में क्या करूंगा, जन्म लेना चाहूंगा, और इसी धरती पर जन्म लेकर इसी लोक सेवा आयोग में क्या करूंगा, या इसी संघ लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार देना चाहूंगा, और हर जन्म में चाहूंगा कि आप जैसे क्या हो बुद्धिजीवी लोग मेरा क्या करें, साक्षात्कार करें। खुश कर दो उन्हें, और क्या चाहिए। समझ में आया? चलिए खैर, जुलाई अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे से पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट तथा शांत एवं शुष्क रहता है। किन महीनों में? जुलाई अगस्त में। किन महीनों में? जुलाई अगस्त में, जहां उड़ीसा तूफानों से जूझ रहा है, वहीं 1000 किलोमीटर दूर आपका क्या, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वो बिल्कुल शांत है और बिल्कुल शुष्क है। तमिलनाडु में वर्षा कब हो रही, मतलब होती है, यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से भी होती होगी, लेकिन एक मैंने आपको बताया था रिट्रीटिंग मानसून होता है, लौटते हुए मानसून से भी विंटर रेनफॉल होता है। कहां पर? तमिलनाडु में। दो चीजें याद करनी है, एक लाल मिट्टी याद करनी है आपने, दूसरा आपने याद करना है शीतकालीन वर्षा। क्या? और वो कावेरी में मैंने बताया था कि कावेरी सदावाहिनी है। कारण क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून से भी क्या करती है, जल प्राप्त करती है, और लौटते हुए मानसून से भी क्या करती है, जल प्राप्त करती है। बताया था, तो इनको दिमाग में रखते रहिए बार बार। आगे, देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों में आरंभ होती है। क्या होती है? आप मैप बनाइए, साउथ वेस्ट मानसून को गुजारिए, इधर से वेस्टर्न घाट आ गया, वेस्टर्न घाट का ज्यादा पार्ट इस तरफ बरस गया, उस तरफ कम बरसा, और फिर मैंने कहा कि फिर इससे क्या तय होते हैं, रीति रिवाज तय होते हैं। क्या होते हैं? अब आप बोलेंगे कि क्या संस्कृति कैसे जन्म लेती है, क्या होता है ऐसा? तो आपने देखा होगा दक्षिण भारतीय मंदिरों का जब निर्माण, जितने भी मंदिर होंगे वहां पर क्या होंगी भाई, वृष्टि छाया प्रदेश में जो संस्कृति डेवलप होगी, उनका जो कुछ बनाएंगे वो, तो वहां पर किस चीज की महत्ता होगी? जल को संग्रहण करने वाले क्या बनाए जाते हैं, जिन्हें हम बावड़ी बोलते हैं, मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, बावड़ी ही बोलते हैं। हर मंदिर में आपको, दक्षिण भारतीय मंदिर में जल का क्या मिलेगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऋषिकेश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन आंध्रा आश्रम में अगर आप जाएंगे, उस मंदिर के पीछे भी आपको क्या मिलेगा? एक तालाब मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि वो संस्कृति का क्या है, भाग बन चुका है। किसने बनाई वो संस्कृति? भूगोल ने बनाई। किसने बनाई? भूगोल ने बनाई। क्यों? क्योंकि अब वो पैटर्न बन गया कि अगर मंदिर बनना है तो साथ में एक तालाब भी बनना है। क्या बनना है? और तालाब क्यों बनना है? क्योंकि वो पूर्वज जानते थे, हमारे वो द्रविड़ जो थे वो जानते थे कि भाई वृष्टि छाया प्रदेश है, वर्षा नहीं होती है, जल का संग्रहण करना आवश्यक है। बहुत बड़ी संख्या में क्या आएंगे? श्रद्धालु आएंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, जल की पूर्ति कैसे करेंगे? हम इन्हीं बावड़ियों से करेंगे। ठीक है। कुछ साउथ इंडियन मूवीज भी देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति क्या करता है, अपना सारा धन लगा देता है, क्या बना के देता है, और सब लोग उसके क्या करते हैं? पैर छूते हैं, करते हैं। डैम बनाता है वो, पूजनीय वही लोग हैं वहां पर जो क्या करते हैं, अरे भाई देखा है कि अपना सारा धन लगा दिया किस पर? डैम बनाने में अपना सारा धन लगा दिया, किसमें? तालाब बनाने में। वृष्टि छाया प्रदेश है, ज्यादा वर्षा जो तमिलनाडु में होगी वो शीतकाल में होगी। कहाँ होगी? मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि आप साथ में उन चीजों से भी जुड़ो। टॉलीवुड बोलते हैं कि क्यों होता है ऐसा, क्यों इतने खुश हो रहे हैं? तालाब ही तो बनाया है। अब ऋषिकेश में कोई तालाब बना दे तो कोई खुश होगा? अब भाई गंगा जी है, जब मर्जी चले जाओ। हमें तो झीलें भी पसंद नहीं आती हैं, रुका हुआ पानी होता, क्योंकि हमें चलते हुए गंगा मैया को चलते हुए देखना पसंद है। मैं कई जगह गया, वहां झीलें देखी मैंने, मुझे बड़ा बुरा, मतलब आया नहीं अंदर से, जैसे बोलते हैं फील आता ना, गुड फैक्टर, वो आया ही नहीं, क्योंकि बहते हुए जल को देखने की क्या आदत है। समझ में आया? ठीक है, आगे
शरद ऋतु अथवा जाड़ों में आरंभ होती है। ये शरद ऋतु याद रखना, इसको हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं, भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशेषताओं में क्या है, मानसूनी है। यही तो होता है अंत, जहां पर टीचर क्या करता है, नंबर डालते हैं। शिक्षक जो मूल्यांकन करने वाले जो शिक्षक होंगे वो लास्ट की लाइन से बड़े क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू को, किसी भी मेंस को अपने पक्ष में कर सकते हैं अंतिम पंक्तियों से। किनसे? अंतिम पंक्तियों से। समझ में आया? चलो जी, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और यह भी ध्यान रखना कि मुख्य परीक्षा में जब आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो सिर्फ समस्याएं नहीं लिखनी है। अगर आप सिर्फ समस्या लिखते हो तो आप समस्याग्रस्त व्यक्ति माने जाते हो। आपको समाधान भी लिखना है। क्या लिखना है? जैसे कोई व्यक्ति है, माना वो हर समय अगर रो ही रहा है तो आपको पसंद आता है उससे बातचीत करना, फोन करना? इसका मतलब समस्याग्रस्त है, रो ही रहा है हर समय। 1 दिन 2 दिन 4 दिन फिर आप बचेंगे उस व्यक्ति से क्या करने में, बात करने में। आप हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति के साथ, जिसके पास समाधान होंगे, जिसके पास प्लान होंगे, जिसके पास क्या होगा, योजनाएं होंगी, जिसके पास ऊर्जा होगी, उस व्यक्ति को क्या करते हैं, आप पसंद करते हैं। सुस्त व्यक्ति को क्या पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसे ही मैंने कहा, जब आपका आंसर खत्म हो रहा होता है, अगर बहुत अच्छा नहीं लिख पाए तो अंत उसका बहुत अच्छा कीजिए, क्योंकि नंबर वहीं पर रखे जाते हैं। और इसी चीज के लिए आपने भाषाएं पकड़नी है कि इन सभी विभिन्नताओं की, इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टताओं में क्या है, मानसूनी प्रकार की है। समझ में आया? ठीक है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग, मेंस का क्वेश्चन लिखिए 16 नंबर का, पीसीएस में पूछता है। कितने का? बहुत लंबा दे रखा होगा इसने, बहुत सारे शब्द दे रखे होंगे, सिर्फ 250 शब्द खींचने हैं। कितने? बेस्ट शब्द खींचने हैं 250। क्या करने हैं? मानव की प्रवृत्तियां भी है क्या, बेस्ट शब्द डाल दीजिए। अब बेस्ट कैसे एग्जांपल दे रहा हूं? अब गाजर का हलवा लेने गए, नजर किस पे रहती है आपकी? गाजर के हलवे पे, नाम है उसका गाजर का हलवा, और नजर किस पे रहती है जब वो पैक हो रहा होता है? ड्राई फ्रूट्स पर। ये कम डाल दिए, ज्यादा डाल दिए, है ना? प्रवृत्तियां हैं आपके अंदर की नहीं है? ऐसे ही बस आंसर में करना है आपने, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। और ड्राई फ्रूट्स क्या है इसके? किसी भी उत्तर के ड्राई फ्रूट्स क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है, जिनको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, वो ड्राई फ्रूट्स हैं आपके। भाई गाजर का हलवा क्यों बोल रहे, फिर उसको काजू किशमिश का हलवा बोल दो। नाम है गाजर का हलवा, गाजर फालतू में है क्या, और उसमें देख रहे क्या, ड्राई फ्रूट्स। समझ में आया? उत्तर को भी वैसे लिखना होता है। चलो जी। और जो सबसे मतलब टॉपर्स कौन होते हैं? जिनको ये आता है। क्या? अच्छा, अगर वो बनाने वाला क्या करे, ड्राई फ्रूट नीचे बिछा दे और ऊपर से आपके हलवा रख दे, तो दिखनी चाहिए चीज, क्या होनी चाहिए? इसीलिए मेंस में जब आप जो महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं उसको हाईलाइट, मतलब उसको अंडरलाइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जबरदस्ती दिखाओ, देखो मैंने लिखा है ये, देखो मैंने उत्तर के अंत में लिखा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयां, और लिख मत देना, मजाक कर रहा हूं, कि दुनिया में बहुत सारे सुखनवर हैं, लेकिन गालिब खुद लिखता है कि कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयां, और ये घमंड हो गया। दरअसल क्या हो गया, पता चला आपने ये लिख दिया। ये मत लिख देना, अच्छी चीजें लिखना, ठीक है? थोड़ा आपके सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल भी ऊपर करना पड़ता है, कई बार आप उदास हो जाते हो। चलो, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें प्रमुख अधोलिखित हैं। यथा नंबर 1, अक्षांश। नॉर्मल सा समझ जाइए, एक माना ये पूरा एक मैप है, ठीक है? इसमें एक 0 डिग्री इक्वेटर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ऊपर एक लाइन कौन सी, आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक लाइन है, एक आर्कटिक सर्किल की लाइन है, एक अंटार्कटिक सर्किल की लाइन है 66.5 डिग्री पर, है ना? कौन सा देश कहां पर है, वहां से उसकी जलवायु तय होगी। किस अक्षांश पर है वो, किन अक्षांशों के बीच है, वहां से उसकी जलवायु क्या होगी, तय होगी। उसका उच्चावच कैसा है, ऊपर नीचे कितना है वो, कितने पहाड़ हैं, कितने क्या हैं, मैदान हैं, वहां से उसकी जलवायु तय होगी। तो पहला पॉइंट जो उसने बोला वो क्या बोला, अक्षांश। क्या बोला? अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स। अब पुराने वीडियोस देखना, कितने लैटिट्यूड्स होते हैं वो बार बार नहीं बताऊंगा मैं, कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, क्या होती है ना? हाँ, इतना मैंने जरूर बता रखा आपको कि 0 से जब आप 90 तक जाते हैं या पोल्स तक जाते हैं, इस मैप में
आप जीरो से पोल्स तक गए तो जैसे जैसे आपको वेजिटेशन और क्लाइमेट चेंज होते हुए दिखेगा, वैसे ही आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देता। अगर कोई पहाड़ है, वही जैसे आप देखते हो ना कि 0 डिग्री पर अलग क्लाइमेट है, थोड़ा ट्रॉपिक्स के आसपास अलग क्लाइमेट है, थोड़ा ऊपर जाने पर अलग क्लाइमेट है, फिर आपको क्या दिखते हैं, साइबेरिया के मैदान दिखते हैं, फिर टैगा, टुंड्रा, इस तरह का दिखता है ना। ऐसे ही ऊपर पहाड़ पर जाने पर भी क्या होता है, नीचे क्या होंगे, अलग प्रकार के वृक्ष होंगे, फिर अलग प्रकार के होंगे। ये तो उत्तराखंड में भी देख लो आप, पहले आपको चीड़ दिखेगा, फिर आपको देवदार दिखेगा दिखेगा अलग अलग हाइट पर अलग अलग प्रकार के क्या वृक्ष दिखेंगे, क्या दिखेंगे। फिर आपको ट्री लाइन खत्म होते हुए दिखेगी, फिर आपको बुग्याल दिखेंगे। उन बुग्यालों में हो सकता है आपको व्हाइट बुरांस दिख जाए, रोडोडेंड्रॉन जो है उसी की एक प्रजाति होती है। नीचे आपको दूसरे कलर के बुरांस दिखेंगे, ऊपर जाके वो व्हाइट हो जाएंगे, थोड़ा बाद फिर वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर घास के मैदान दिखेंगे जिनको हम बुग्याल बोलते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, आपको कुछ और प्रकार की वेजिटेशन दिखेगा, फिर ऊपर बर्फ दिखेगी। ऐसे ही तो दिखता है पृथ्वी पर, ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उत्तराखंड के एक व्यक्ति अमेरिका गए और उन्होंने वहां पर जो वेजिटेशन देखा, उन्होंने कहा यार जो जो हमारे यहाँ होता है वो सब वहां पर था। क्यों? क्योंकि लगभग वो जिस लैटिट्यूड पर थे उस तरह का वेजिटेशन उनके गांव यानी उस हाइट पर होता है। किस हाइट पर? जिस हाइट पर उनका गांव है, हिमालय पर जिस हाइट पर वो है, तो जो जो उनके क्या होते हैं, मतलब जो जो जड़ी बूटियां या जो खाते हैं, क्या हिसुल है ना, और अलग अलग जो होते हैं ना जंगली वृक्ष, जंगली जो फल होते हैं, वो उनको वहां पर भी मिले। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, यार ये यहाँ कैसे पहुंचा। अरे मैंने कहा यही तो है ज्योग्राफी। जिनको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होगा वो नहीं समझ पाएंगे। आपने समझना है, हाइट जाने पर वही चीजें मिलेंगी जो आपको जीरो से पोल्स पर जाने पर मिल रही है। समझ में आया? अब अक्षांश, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से देशांतरी विस्तार लगभग समान है। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में। ऊपर वाला टेम्परेट में, नीचे वाला ट्रॉपिकल में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। सीधी सी बात है, जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहां तापांतर कम होता है। दिन और रात का टेम्परेचर में डिफरेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा। तापांतर क्या होगा, कम होगा। और दैनिक तापांतर भी कम होगा, वार्षिक तापांतर भी कम होगा, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर के नजदीक है। क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा हमारा कन्याकुमारी, या 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है इंदिरा पॉइंट, हो रहा है। अगर अंडमान निकोबार को भी हम लेके चल रहे हैं तो मुख्य भूमि जो भारत की है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रही है, 0 डिग्री के नजदीक है। तो काफी ऊपर तक जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कम होगा, चाहे वार्षिक बोलो चाहे दैनिक बोलो। दैनिक मतलब रोज का, वार्षिक मतलब 1 वर्ष का, 1 ईयर का। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे तो तब क्या मिलेगा, उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर ज्यादा मिलेगा। मतलब दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और साथ में विषम जलवायु पाई जाएगी। कैसी जलवायु पाई जाएगी? विषम जलवायु पाई जाएगी। आगे आगे बढ़ाइए। दूसरा, हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उप महाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने कहा कि अगर हिमालय जैसी दीवार ना होती तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं क्या होती, भारत में प्रवेश कर जाती, और यहां का टेम्परेचर क्या होता, आप उन ठंडी हवाओं से क्या होते, क्या होते भाई, जाड़ों में आप बोलते ना शीतलहर से मर गया, उससे कम टेम्परेचर होता, माइनस में भी जा सकता था टेम्परेचर, अगर हिमालय ना होता। क्योंकि उत्तर से साइबेरियन विंड्स क्या होती, एंटर करती भारत में। तो ये ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य, मतलब जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य मतलब अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं। कहां पर होती है? नॉर्थ पोल के पास पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी
पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा कारण बनता है। दूसरा, जो हिमालय उधर से रोक रहा है, मतलब अगर ये हिमालय इधर से साइबेरियन विंड्स को, ये ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोक रहा है, और इधर से मानसून टकरा कर क्या हो रहा है, वर्षा दे रहा है। कहाँ? भारत को। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे। जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में विभिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। मैंने आपको हल्का सा बताया था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। क्या बोर्ड पे दिखाना पड़ेगा? थोड़ा सा एक, वैसे मानसून बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको समझने के लिए क्या क्या है, एक अलग चैप्टर हमने पढ़ना है, पर एक मोटा मोटा कि भाई क्यों होता है ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक चीज याद कर लीजिए, ये दिन का टाइम है, सूरज बना दिया मैंने, दिन का टाइम है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। क्या होती है? जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जल्दी गर्म हो गई दिन के टाइम पर, क्या हो गई? दिन में जल्दी गर्म हो गई जमीन। जमीन के कांटेक्ट में जो ईयर है वो कहां चली गई? गर्म होकर क्या होती है? हवा ऊपर उठती है, उठती है, ऊपर उठती है, तो यहां पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। पानी देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। जमीन की अपेक्षा पानी क्या है? कम कम गर्म है, मतलब ठंडा है एक तरह से। यहां पर हाई प्रेशर बन गया। क्या बन गया? हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर के बनने से क्या होता है? वायु जो पवनें होती है उनकी एक विशेषता होती है विंड्स की, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो दिन के टाइम पे क्या हो रहा है? सागर से हवाएं किस तरफ चल रही हैं? जमीन की तरफ चल रही है। समझ में आ गया? इसको क्या बोल रहे हैं? सागरीय समीर। मैंने कहा पवनों का नाम वहां लिया जाता है जहां से पवनें क्या होती हैं? चलती हैं। कहां से चल रही हैं? हाई प्रेशर बना हुआ है, हाँ, सागर में बन रहा है। तो सागर से हवाएं कहां को चल रही हैं? जमीन की तरफ चल रही हैं, लो प्रेशर की तरफ। तो हम क्या नाम देंगे इसका? सागरीय समीर बोलेंगे इसको। क्या? सी ब्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। अब हो गया रात का टाइम। क्या हो गया? रात का टाइम। चांद दिख गया? ठीक, लो। अब क्या हुआ? ये दिन में जल्दी गर्म हो गया था तो जल्दी ठंडा हो गया। कौन? जमीन जल्दी ठंडी हो गई। जब जल्दी ठंडी हो गई तो यहां पर क्या बना? हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर का क्षेत्र बन गया। जबकि ये पानी जो है ये क्या हुआ? देर में गर्म हुआ, देर में ठंडा हुआ। ये अपेक्षाकृत क्या है? पानी गर्म है रात को भी। तो यहां पर क्या बन गया? लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। रात के समय क्या हुआ? हवाएं कहां से कहां को? जमीन से सागर की तरफ चली। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लैंड ब्रिज बोल। एक मोटा मोटा वो देख लीजिए। एक कारण जो सबसे पहले बताया जाता था वो यही बताया जाता था कि भाई ये भारत है, इसका दक्षिणी पार्ट बना रहा हूं मैं खाली, ये पूरा क्या है आपका इंडियन ओशियन वगैरह वगैरह जो भी है वाटर बॉडी है ना। भाई पानी में क्या बनेगा? ये इधर जब गर्मी, जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो ये क्षेत्र जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा? जब गर्मियां पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज 90 डिग्री के एंगल पर चमकता है, जब आपकी छाया पड़ती नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जब आप खड़े होते हैं, जिस दिन बिल्कुल सिर के ऊपर होता है उस दिन छाया नहीं पड़ती है छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में अगर आप खड़े हैं, तो इतनी जब गर्मी हो रही है तो यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होंगी? पवनें चलेंगी। पवनें अपने साथ क्या लेके चलेंगी? क्या लेके चलेंगी? आर्द्रता को ग्रहण करेंगी और वो क्या करेंगी? वही बादल बनेंगे, है ना। और क्या होगी? ये एक छोटा सा कंसेप्ट है मानसून का। क्या है? छोटा सा कंसेप्ट है। समझ में आ गया? इसी में एक चीज और समझा देता हूं। कई बार आपने सुना होगा अल्नीनो इफेक्ट हो गया। क्या हो गया? वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए पर फिर भी क्या करूं,
प्रॉब्लम है, जब तक नहीं बताया। अल नीनो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ठंडी धारा आपकी यहां पहुंच गई। कहां? अब कैसे पहुंची वो मैं आपको महासागरीय धाराओं में समझाऊंगा। जब ठंडा जल यहां पहुंच गया तो जो ये हाई प्रेशर है ना, ठंडा जल जो है वो यहां पहुंच गया तो इस तरफ क्या हो गया कि लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? हाई प्रेशर से जिस स्पीड से हवाएं जानी थी उस तरफ को, वो स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। हमने कहा मानसून भटक गया। क्या बोला हमने? मानसून क्या हो गया? वीक पड़ गया, मानसून भटक गया। जिस रफ्तार से उन हवाओं ने आना था, जिस तरह से उन्होंने आर्द्रता, जितनी आर्द्रता ग्रहण करनी थी वो आर्द्रता वहां तक नहीं पहुंची, यानी वो बादल नहीं पहुंचे, वो नहीं टकराए, उस तरह से वर्षा नहीं हुई। 4 साल में लगभग एक बार होता है, कई बार अल नीनो इफेक्ट हो जाता है। तो अल नीनो कुछ नहीं है, उसको समझने के लिए मैं महासागरीय धाराओं में समझाऊंगा कि वो चल कहां से रही है। वो साउथ अमेरिका के बाईं तरफ से चल रही है, लेकिन क्या हुआ कि वो आते 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 क्या कहां तक? इस क्षेत्र में पहुंच जा रही है, इस हाई प्रेशर को प्रभावित कर रही है। इस हाई प्रेशर को प्रभावित करने के कारण क्या हो रही है? मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है, हाई प्रेशर को जो उधर जाना था उसको क्या कर रही है? वो अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है या वीक कर रही है, जिसकी वजह से मानसून क्या हो रहा? वीक हो रहा। तो ये भी समझना है आपने। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि अल नीनो क्या है? एक धारा है, कहां से चलती है? आंसर जो दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका है उसके बाईं तरफ से। इतना समझ में आ गया? ठीक। बाकी डिटेल महासागरीय धारा और मानसून वाले चैप्टर में जब मैं मानसून पढ़ा रहा हूं वहां पे क्लियर हो गया। सिर्फ ये लाइन समझाने के लिए मैंने वो बताया आपको कि स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है, यही है, और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन, विभेदी मतलब जो अंतर आ रहा है, तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो रहे हैं। वायुदाब प्रदेश समझ रहे हैं? मतलब प्रदेशों में वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग हो रहा है। उसी डिफरेंस के कारण तो हवाएं चलती हैं। बल्कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, भाई थर्मामीटर का पारा एकदम से ऊपर उठ गया कि क्या हो गया? ऊपर चढ़ गया। मतलब इसका मतलब क्या? टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। क्या हो गया? और बैरोमीटर का पारा एकदम से नीचे गिर गया। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब क्या हो गया? बहुत कम हो गया। क्या हो गया? उसने कहा किसका संकेत है ये? 2 चीजें लगी हुई है आपकी, एक आपका थर्मामीटर लगा हुआ, एक आपका बैरोमीटर लगा हुआ। थर्मामीटर में पारा ऊपर जाने का मतलब होता है टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। बैरोमीटर में पारा नीचे जाने का, पारा समझ रहे हो? HG, पारा नीचे जाने का मतलब होता है कि एकदम से वायुमंडलीय दाब क्या हो गया? कम हो गया ना, लो प्रेशर बन गया। किसका संकेत है कि आंसर तूफान आने का। किसका आने का? भाई अगर यहां पर एकदम से टेम्परेचर बढ़ा और एकदम से सारी हवाएं गर्म होकर ऊपर चली गई, लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया, तो हाई प्रेशर से क्या होगा? इसको भरने के लिए हवाएं चलेंगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? तूफान। ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट, एक वर्ड यूज करते हैं। वो लाइनें जितनी नजदीक होंगी उतनी तेज आएगा तूफान, वो लाइनें जितनी दूर होंगी उतनी कम रफ्तार होगी। किसकी? हवाओं की। इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो वो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है। क्लियर हो गया? वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। क्या बनती है? वायुदाब में भिन्नता समझ में आ गया ना? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर भिन्न है। दोनों जगह क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? अलग अलग है। इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या कर रही है? हवाएं चल रही हैं। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेज हवाएं चलेंगी। क्या होगी? जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना लो प्रेशर बनेगा और जितना वहां पे हाई प्रेशर होगा, कहां पर? जहां से चल रही है, उतना ज्यादा क्या होगा? मानसून का वेग क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। इतना क्लियर हो गया? समुद्र तट से दूरी, अगली चीज क्या है? एक वर्ड यूज करते हैं हम, समकारी प्रभाव। हम बोलते हैं कि भैया यहाँ ना ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है। कारण क्या है? आंसर समकारी प्रभाव। किसका? सागरीय तटों पर जो शहर होते हैं वहां पर ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ये अलग बात है कि अगर वहां से कोई कोल्ड करंट होके जा रही है, किसी देश के बगल से होकर ओशनिक करंट जा रही है ठंडी, तो क्या होता है? क्या हो सकता है? टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ सकता है उसका। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में अगर मैं बोलूं
अटलांटिक ओशन का पानी ठंडा है, क्या है, ठंडा है, और वहां से गल्फ स्ट्रीम होकर जाती है। लेकिन क्या होता है कि गल्फ स्ट्रीम थोड़ा दूर से होकर जाती है, जो नॉर्थ अमेरिका का दाहिना तट है उससे काफी दूर से होकर जाती है, कौन, गल्फ स्ट्रीम। अब क्या होता है उसका ये कि जब हम नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट से उस तरफ को चल रहे होते हैं तो पानी के टेम्परेचर में डिफरेंस दिखता है हमें, मतलब पहले ठंडा पानी दिखता है और उसके बाद आपको क्या दिखता है, गर्म पानी दिखता है, किसका, गल्फ स्ट्रीम का। एक दीवार सी बन जाती है, कोल्ड वाटर की क्या बनती है, एक वॉल सी बन जाती है, और उधर से क्या है, हॉट वाटर है गल्फ स्ट्रीम का। उन चीजों का भी क्या होता है, उन चीजों के भी प्रभाव पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो तब क्या होता, ज्योग्राफी में। तो बाद की चीजें, उसको बाद में मैं ओशियनिक जब करंट करा रहा हूँ तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। समुद्र तट से दूरी, लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु, इस वर्ड को हाईलाइट करना आपने, समकारी जलवायु पाई जाती है, न ठंडा न गर्म, न ठंडा न गर्म। जनवरी में पता चला स्वेटर लेके चले गए आप मुंबई में, पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। जैकेट लेके चले गए आप, फेदर, -5। समुद्र तट से दूरी, लंबी, आपने वैसे भी देखा होगा हमारे जो लोग होते हैं ऊपर से जब उत्तराखंड से आ रहे होते हैं वो स्वेटर पहन के आते हैं या जैकेट पहन के आ रहे होते हैं, तो हम उनसे पूछते भी भाई ये, वो कहते हैं भाई वहाँ ठंड थी, यहाँ आके गर्म हो रहा, तो अब क्या करें, अब उतारेंगे, है ना, होता है ऐसा। और कई लोग होते हैं फिर उन्हें तो आदत होती है, जब तक स्वेटर नहीं पहनी तो क्या है। चलो, लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। अंदरूनी भाग इसलिए वंचित रह जाते हैं, सागर तट के किनारे ही समकारी प्रभाव दिखेगा आपको, बीच वाले मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं दिखेगा समकारी प्रभाव। जो सागर तट से लगे हुए जो राज्य हैं उनके भी कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा, समकारी प्रभाव दिखेगा। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर मौसमी परिवर्तन के जीवन को प्रभावित करते हैं। जाड़ों में जाना कभी कानपुर, ट्रेन से उतरना और टोपी उतार के देखना, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गोली मार दी हो, इतनी ठंड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कितना, और सूखी कोरी ठंड जिसको बोलते हैं। और क्या, स्मॉग मतलब फॉग और स्मोक, एक तो आपके जो विकास के इंजन है उनका धुआं, और प्लस क्या लग गया, कोहरा लग गया, दोनों मिले स्मॉग बन गया। स्मॉग से जो ठंड होती है उसकी और ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और सांस लेने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम। दिल्ली में ऐसा ही है जाड़ों में, दिवाली के बाद जाना, है ना, या जब किसान क्या करता है, अपनी पराल जलाता है, उसके बाद जो धुआं दिल्ली में पहुंचता है, और जब लाइट रेड हो जाए वहां पे गाड़ी खड़ी करके देखना, तब देखना आंखों में क्या होता है, जलन होती है, सांस लेने में क्या होती है। हम लोगों को तो भाई दिक्कत होती है, हम तो कहाँ के लोग हैं, हिमालय के लोग हैं, हमें तो सांस ही यहाँ से आती है। रुड़की जब वापस आ रहे होते हैं तो रुड़की में जब पहुंचते हैं तब जाके ऐसा लगता है कि अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा फेफड़े में, वहां पर भी उतनी अच्छी नहीं होती, फिर हरिद्वार में आके थोड़ा और अच्छा महसूस होता है, फिर यहाँ पे आके तो और अच्छा महसूस होता है। और जब ऊपर जा रहे होते हैं जोशी जी, तब तो वहां ऐसा लगता है कि क्या ठीक है। तो भाई पर्यावरण को दूषित ना करें। विकास के इंजनों से जो धुआं निकाल रहे हो आप, क्या अगर एक ही जगह से 2 लोग आ रहे हो तो एक ही स्कूटी में आओ, अलग अलग स्कूटी लाने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करो, पहले तो छात्र जीवन में वो साइकिल चलाओ, क्या करो, साइकिल नहीं चलाते, अगर स्टेटस आपका खराब होता है तो एक स्कूटी में 2 लोग आओ, ठीक है। चलो जी, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये पता है आपको, बता रखा है। विरल वायु, डेंस और रेयर सुना है आपने, सघन और विरल। सघन बोलते हैं डेंस को और विरल बोलते हैं किसको, रेयर को, ठीक है। आपने मिराज वाला एक, अगर फिजिक्स वाले हैं तो मिराज पढ़ा होगा आपने, वहां पे भी यही होता है, डेंस है और रेयर है ना। क्या होता है कि उसमें नीचे क्या होती है, रेयर, क्योंकि सन पड़ा, सन रेज पड़ी तो क्या हुआ, जमीन गर्म हुई, उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो क्या हो गई, ऊपर उठ गई, तो नीचे क्या हो गया, रेयर हो गया, ऊपर क्या हो गया, डेंस हो गया। और एक चीज और समझ लेना,
जो वायुमंडल जो गर्म होता है ना, वो ऊपर से नहीं होता है, मतलब सूरज की किरणें आ रही तो ऊपर से होता हुआ नहीं हो रहा है। वो पहले सूरज की किरणें धरती पर पड़ेंगी, जमीन पर, जमीन गर्म होगी और जमीन से फिर पार्थिव विकिरण होगा। क्या होगा? पृथ्वी द्वारा जो विकिरित ऊष्मा होगी उसकी वजह से क्या होगा, उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होकर वो क्या होगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो क्या होगा? नीचे वाला मीडियम क्या हो जाएगा? रेयर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डेंस। ऐसे होगा। नीचे वाला क्या होगा? रेयर, और ऊपर वाला क्या होगा? डेंस। और फिर धीरे 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 जब वो हवा और ऊपर जाती रहेगी तो फिर ठंडी हो जाएगी। वो जो ठंडी हवाएं होंगी वो डेंस होंगी, जो गर्म हवाएं होंगी वो क्या होंगी? रेयर होंगी। इतना समझ में आ गया? तो समुद्र तल से ऊंचाई, और जो आप ये पूछते हो ना कि ऐसा क्यों होता है 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम क्यों होता है, तो आप देख रहे हो कि नीचे से वो हवा चली थी, वो गर्म थी, ऊपर जाते जाते वो क्या हो गई? ठंडी हो गई, और ऊपर जाके वो और ठंडी हो जाएगी, फिर वो नीचे बैठेगी। क्या होगी? कहीं ना कहीं पर बैठेगी। जब वायुमंडल वाला चैप्टर करा रहा हूँ तो वहां पे बताऊंगा, मैं कुछ बेल्ट बताऊंगा आपको, उस बेल्ट में समझ में आएगा। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है। क्या है? बट आगरा की सी लेवल से जो हाइट है वो कम है, दार्जिलिंग बहुत ऊंचाई पर है। लैटिट्यूड एक ही है, एक ही लाइन पर है भारत में अगर आप देखेंगे तो। लेकिन क्या है कि आगरा का टेम्परेचर अलग है और दार्जिलिंग का टेम्परेचर अलग है। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, आगरा आपका उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर पड़ता है। सिकंदर लोदी ने उसको बसाया था। बसा तो पहले ही था, ये इतिहास पता नहीं क्या करता है, इसने बसा दिया। ऐसे लगता है जैसे परमपिता ब्रह्मा की तरह बनाया होगा उसने, है ना। बसा दिया मतलब वहां पर नगर बसा दिया। आगे रहा है आगरा। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सी लेवल से हाइट क्या है। आगरा नीचे है, दार्जिलिंग पहाड़ों पर है। कहां पर है? ऊंचाई पर है, इसलिए वहां का टेम्परेचर क्या है? कम है। आगे, स्थलाकृति, भारत की भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरण, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असोम के पवनाभिमुखी ढाल। आपने पढ़ा होगा, कोई भी माउंटेन होता है उसमें दो साइड्स होती हैं, एक विंडवर्ड साइड होती है, एक लीवर्ड साइड होती है भाई। जिस तरफ पवन टकराएगी उसको विंडवर्ड साइड बोलेंगे, और उसके पीछे वाली साइड को क्या बोलेंगे? वेस्टर्न घाट के इस तरफ मानसून टकरा रहा तो वेस्टर्न घाट का इधर वाला साइड जो हो गया वो विंडवर्ड साइड हो गया, और उधर वाला साइड क्या हो गया? लीवर्ड साइड हो गया। ये पढ़ा है। जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट तथा असोम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पवनाभिमुखी मतलब विंडवर्ड साइड। अब विंडवर्ड साइड में मानसून टकराएगा तो ज्यादा बारिश करेगा, ठीक है। जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण, मतलब लीवर्ड होने के कारण, क्या होने के कारण? लीवर्ड होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है, और यह वृष्टि छाया प्रदेश, छाया वृष्टि या वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र कहलाता है। मेघालय के पठार की कीपानुमा, ये आईएएस का क्वेश्चन है कि मासिन राम चेरापूंजी में इतनी वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वहां की जो पहाड़ियां हैं वो कैसी? कीप के शेप की है। कीप समझते हो? बादल एक बार फंसा, घूम घूम कर बारिश, फिर घूम घूम कर वर्षा करता है, इसलिए वहां 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। मेघालय के पठार की कीप नुमा, हाजी आगे, आकृति के कारण मानसून पवनों द्वारा वहां संसार की सर्वाधिक वर्षा कराई जाती है। पुनः संपूर्ण राजस्थान एक विस्तृत मरुस्थल है, इसका कारण है अरावली पर्वत का मानसून पवनों की दिशा के समानांतर अवस्थिति। मैंने आपको बताया था कि अरावली माउंटेन रेंज संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मानसून आपका ऐसे में जा रहा है, अरावली भी लगभग ऐसे में है, तो ऐसे समानांतर चला जाता है मानसून। अगर यही होती किस्मत, अगर अरावली ऐसा होता तो किसी जमाने में तो बहुत ऊंचा था, वो फोल्डेड माउंटेन था। क्या था? फोल्डेड माउंटेन था वो भी, और उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा रही होगी किसी जमाने में। और अगर मानसून वहां टकराता, उस तरफ वर्षा करता, तो उस तरफ की तो स्थिति कुछ और होती, हरियाली होती, डेजर्टेड पार्ट ना होता।
लेकिन मैंने कहा कि अरावली ऐसे में, मानसून भी ऐसे में जा रहा, टकराने के लिए कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मानसून का फायदा नहीं उठा पाया कौन? अरावली माउंटेन रेंज के आसपास वाला क्षेत्र या राजस्थान वाला क्षेत्र। समानांतर अवस्थिति, जिससे वह मानसून पवनों की दिशा में अवरोध उत्पन्न कर वर्षा नहीं कर पाता है, जबकि उत्तर हिमालय पर्वत की अवस्थिति नमी युक्त मानसून पवनों की विपरीत होने के कारण वह रोककर संपूर्ण उत्तर भारत में क्या करता है? वर्षा का हेतु बनता है, कारण बनता है। हेतु मतलब कारण बनता है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, मानसूनी हवाएं। यह दो प्रकार की होती हैं, दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं और संपूर्ण भारत में प्रचुर वर्षा करती हैं। दूसरी होती है शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, जिसको मैंने रोटेटिंग मानसून का, लौटता हुआ मानसून का, जो स्थल से समुद्र की ओर मानसून गया फिर ऐसे में आएगा। कैसे में? उत्तर पूर्व से आएगा, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? उत्तर पूर्वी मानसून बोल रहे हैं। प्रवाहित होती हैं और वर्षा करने में प्राय असमर्थ होती हैं। बंगाल की खाड़ी के कुछ जलवाष्प ग्रहण करने के उपरांत ये हवाएं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा करती हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं को हाईलाइट करना आप। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु के तटीय भागों में शीतकाल में वर्षा होती है। आगे, ऊपरी वायु परिसंचरण, अपर एयर सर्कुलेशन। भारतीय भूभाग के ऊपर क्षोभ मंडल, हम किसमें रहते हैं? हम किसमें रहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल के भी अलग अलग लेयर्स हैं, जिस लेयर में हम रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। जब हम ट्रोपोस्फियर जहां पे खत्म होगा उसको एक पतली लेयर है, उसको ट्रोपोपॉज बोला जाता है, और उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाएगा। समताप मंडल, समताप मंडल। तो हमसे ऊपर वाला जो मंडल है वायुमंडल में, वो कौन सा मंडल है? समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। 25 किलोमीटर के आसपास सबसे ज्यादा सघनता होती है किसकी? ओजोन लेयर की। ये पता है? एक और क्वेश्चन बता देता हूं, डॉप्सन किसकी यूनिट है? ओजोन की। चेक कीजिए, आप सीनियर हैं राणा जी। कल एक गड़बड़ हो चुकी है, मैंने कहा था विष दे देना, विश्वासघात मत देना। ढूंढिए पहले। डॉप्सन से क्वेश्चन बनता है कई बार। ओजोन के कंसंट्रेशन को नापने की जो यूनिट है वो क्या है? डॉप्सन। ये क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आरओ में बने। ठीक है। और 25 किलोमीटर याद रखना है आपने कि ओजोन की सबसे ज्यादा सघनता, मतलब डेंस जो ओजोन है वो कहां पर है? 25 किलोमीटर के आसपास है। किसके आसपास? क्योंकि जो आपका ट्रोपोस्फियर है वो 8 से 18 किलोमीटर तक माना जाता है। और ये ध्यान रखना कि पोल्स के पास ट्रोपोस्फियर क्या होगा? नीचे होगा। उसकी जो हाइट होगी पोल्स के पास क्या होगी? कम होगी। 0 डिग्री इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होगा ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होगी। कारण क्या है? हवाएं उठेंगी ना ऊपर, ट्रोपोस्फियर ऊपर उठेगा 8 से 18। पोल्स के पास जाएंगे तो लगभग 8, और इक्वेटर के आसपास अगर आप आएंगे ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या मिलेगी वहां पर आपको? कितनी? 18 किलोमीटर तक। अलग अलग बुक्स में वैसे अलग अलग लिखा गया है, पर जितना मैंने ऑथेंटिक बुक से पढ़ा वो बता रहा हूं मैं आपको, 8 से 18। ठीक है, ऊंचाई जो होती है। फिर मैंने कहा आपको 25 किलोमीटर के आसपास सबसे ज्यादा सघनता पाई जाती है किसकी? ओजोन की। ठीक है। और ओजोन की जो कंसंट्रेशन है उसको मापने की जो यूनिट है वो क्या है? डॉप्सन। ठीक है। O3 बोलते हैं उसको। हम बोल रहे हैं ओजोन लेयर पर छेद हो गया, एक आम भाषा में बोलते हैं, गांव की भाषा में, ओजोन लेयर पर छेद हो गया जी, अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रही हैं, स्किन कैंसर हो रहा है, और पूरे प्राणी जगत को क्या है? खतरा हो गया उत्पन्न। हो क्या रहा है दरअसल? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है? जो आप CFC छोड़ रहे हैं, या और भी बहुत सारे नए जो शोध हैं वो बताते हैं कि सिर्फ CFC नहीं, उसके अलावा भी कई गैसेज ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं? O3 को तोड़ रही हैं। दरअसल O3 क्या होता है? O2 ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसकी वजह से ओजोन क्या हो गई? खत्म हो गई, झीनी हो गई। अल्ट्रावायलेट रेज को जो कि अब्जॉर्ब करती थी, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होने लग गई? जमीन पर आने लग गई, और क्या हो गया? और ये प्रक्रिया बहुत कम टेम्परेचर पर संपन्न होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ओजोन लेयर जो झीनी हो रही है वो कहां हो रही है? पोल्स पर हो रही है। कहां हो रही है?
पोल्स पर हो रही है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चाहिए इस प्रक्रिया के लिए कि CFC जब ओजोन को तोड़ेगा तो टेम्परेचर माइनस में चाहिए, और वो माइनस टेम्परेचर कहां पर प्राप्त होगा? उसको पोल्स के ऊपर प्राप्त होगा, उसको -60 -80 ऐसे कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है। ऊपरी वायु संचरण परिसंचरण, अपर एयर सर्कुलेशन। भारतीय भूभाग के ऊपर क्षोभ मंडल में वायु परिसंचरण में होने वाला बदलाव भारत के मानसून में अचानक होने वाले विस्फोट का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह वायु परिसंचरण जेट, मैंने आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाना है फिजिकल ज्योग्राफी, जब मैं करा रहा हूंगा तो वहां पे जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताना है मैंने। किसके बारे में? जेट स्ट्रीम्स। फिलहाल हल्का फुल्का याद कर लीजिए कि जेट स्ट्रीम्स का भी मानसून पर क्या पड़ता है। अचानक जो प्रस्फोट होता है किसका? मानसून का, उसके कारण क्या है? जेट स्ट्रीम भी है। जेट वायुधारा संज्ञा से अभिहित की जाती है, जो भारतीय जलवायु को अधोलिखित प्रकार से प्रभावित करती है यथा। अब डरना मत, मैंने कहा 250 शब्द निकालने हमने खाली। कितने? 250। एक होगी पश्चिमी जेट वायुधारा। शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायुधारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती है। यह जेट वायुधारा हिमालय की श्रेणियों द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा इस अवरोध के उत्तरी सिरे के सहारे चलती है, जबकि दक्षिणी शाखा हिमालय श्रेणी के दक्षिण में 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ नागपुर रायपुर अक्षांश के ऊपर पूर्व की ओर चलती है। यही शाखा भारत की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। इसको हाईलाइट कर दीजिए, 20 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नागपुर रायपुर अक्षांश। यह जेट धारा पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी सर्द प्रवाह को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा व ओलावृष्टि, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है और संपूर्ण उत्तर मैदान में शीतलहरें प्रवाहित होती हैं। आपने क्या करना है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को हाईलाइट करना। आपने कहा गया वो पश्चिमी विक्षोभ, ये इसको हाईलाइट कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा जाड़ों में बर्फ पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। उसका कारण क्या है? भूमध्य सागर कैस्पियन सागर को पार करते हुए आर्द्रता को ग्रहण करते हुए, क्या आर्द्रता को ग्रहण करते हुए वो आर्द्रता फिर यहाँ पर आकर पहाड़ों से टकरा कर क्या करती है? तो अगर शीतकाल में वर्षा हो रही है तो उसका एक कारण जो माना जाता है पश्चिमी विक्षोभ माना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ का भी जो कारण माना जाता है वो एक प्रकार की जेट स्ट्रीम मानी जाती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम की जब हम डिटेल करेंगे तो वहां पर ज्यादा डिटेल में आएगा, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है मेंस के आंसर लिखने के लिए। उत्तराखंड में तो क्वेश्चन लिखा होता है, जगह दी हुई होती है, उसी जगह में लिखना होता है। इसीलिए कल परसों मैंने बताया था चित्र बनाने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, तो मैंने कहा था छोटे छोटे चित्र बना देना, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है जगह दे रखी, कह रखा 20 शब्दों में। ठीक है, तो वो जगह इस तरह से तय कर रखी कि जो सबसे मोटा लिखेगा वो 20 शब्द उसके आ जाए। अब कोई बारीक लिखेगा तो वो उसमें 200 मतलब 50 शब्द भी लिख सकता है, 60 शब्द भी लिख सकता है। बारीक अगर कोई लिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा लिखा करो। मूल्यांकन करने वाले शिक्षक वो वे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि क्या होती है, जिनको या तो मतलब दोनों चीजों से ग्रसित होते हैं, निकट दृष्टि दोष से भी और दूर दृष्टि दोष से भी। उनके जो चश्मे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ना तो नजदीक की चीजें, क्योंकि उस उम्र में अनुभव तो होता है लेकिन उस उम्र में ना तो नजदीक की चीजें दिखती है ना दूर की चीजें दिखती है। तो इस तरह से लिखिए कि बिना चश्मे के उनको दिख जाए और सुंदर सा दिख जाए। समझ में? इतना बारीक मत लिखिएगा कि लेंस लगा के पढ़ना पड़े उन्हें। जितना उनको परेशान करोगे उतने कम नंबर डालेंगे। ठीक है, और खाली एक इकलौते आप ही एस्पिरेंट नहीं हो, कई हजार कॉपियां होती हैं, चेक करनी होती हैं। ठीक है, हालांकि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉपीज दी जाती हैं एक दिन में कि आपने इतनी कॉपी चेक करनी है, इस कॉपी को चेक करने का आपको इतना क्या मिलेगा। पैसा वर्ड अच्छा नहीं होता है शिक्षक के लिए, शिक्षक पैसे के लिए नहीं करता काम। पैसा चलो, तो दूसरा जो पूर्वी जेट वायु धारा, ये कौन सी थी? इधर करो, इसको हाईलाइट कर देना। पश्चिमी जेट वायु धारा भारत में शीतकाल में जो क्या होता है, जो भी चल रहा है, हिमपात हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए पश्चिमी जेट वायु धारा क्या है, जिम्मेदार है। फिर अगर छोटा आंसर देना है तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या हो रही है,
वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है शीतकाल में। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पूर्वी जटवायु धारा ग्रीष्म काल। अभी मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने इसको डिटेल नहीं पढ़ा कि है क्या। अब मैं बता भी नहीं सकता अभी यहाँ पर, जब फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा होगा, जेट स्ट्रीम का चैप्टर होगा, वहां पे पूरा जेट स्ट्रीम डायग्राम के साथ बताऊंगा मैं, ठीक है। पूर्वी जटवायु धारा ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, सूर्य मैंने कहा उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, सूर्य नहीं होता, सूर्य अपनी जगह है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है, पर सूर्य की किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन होती हैं। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रही होती सूर्य की किरणें, और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो हम बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया है। हो रहा है और हो गया है में अंतर होता है। हो रहा है मतलब आ रही है किरणें धीरे धीरे, कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। हम बोल रहे हैं दक्षिणायन हो रहा है और हो गया है। जब हो रहा है तो हमारे देश से जहां नीचे जा गई किरणें, मतलब किरणें तो रोज पड़ रही हैं, बट 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए चल रही हैं, जब वो नीचे की तरफ जा रही है तो हम बोल रहे हैं दक्षिणायन हो रहा है। क्या हो रहा है? और जिस दिन वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 90 डिग्री के एंगल पर वो किरणें गिरेंगी, उस दिन हम बोलेंगे दक्षिणायन हो गया। और उसके लिए मैंने आपको डेट्स बता रखी हैं, किस तिथि को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकती हैं सूरज की जो किरणें 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, किस तिथि को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए 2 बार 0 डिग्री इक्वेटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 4 डेट्स बता रखी हैं, याद हैं? याद हैं? है ना? हाँ, याद मत कर लेना, याद हैं? अगर हाँ जी, पूरा बताओ, मैं चारों डेट बताओ। और इनके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किए जाते हैं ज्योग्राफी में। आपने इक्विनॉक्स सुने होंगे, हाँ, सॉलिस्टिस सुने होंगे, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस सुने हैं। तो उनको चारों को डेट को निकालिए, लिखिए और इस क्लास के बाद मुझे बताइए और एक डायग्राम बना के दीजिए मुझे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब चमकता है, उसको ज्योग्राफी में क्या टर्म यूज करते हैं। तो बच्चों का क्वेश्चन है भाई, 5th 6th का। हाँ जी, 21 जून को कर्क रेखा पर, अरे यार ऊपर से नीचे आओ ना। अब फिर ये हमने 21 जून पढ़ लिया, फिर हम इक्वेटर पे आ गए। इक्वेटर पे 2 डेट याद करनी है, कौन कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर। और फिर हम कैप्रिकॉर्न पर आ गए, 22 दिसंबर, है ना। अब इनके आगे टर्म भी लिखिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स में लिखिए, जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो हिंदी में लिखिए कि क्या टर्म यूज करते हैं इनके लिए, क्या टर्म यूज करते हैं। अरे भाई देखिए, जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो तैयारी का ढोंग मत करिएगा कभी भी। क्या मत करिएगा? तैयारी का मतलब होता है, कुछ लोग प्रिपरेशन का ढोंग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े बैग उठा के घर से निकल रहे होते हैं। असली काम, रियल वर्क कीजिए, तभी पेपर निकलेगा। इन सब चीजों से नहीं होना है। जिन चीजों को बता दिया गया है और बोला गया है कि उन्हें मस्तिष्क में रखिए, तो उनको रखिए। फिर ये बहुत छोटी चीजें हैं और ये बड़े बड़े सूरमाओं को क्या कर देती है, धराशायी कर देती हैं। आपके कुछ पेपर होने वाले हैं दिसंबर में, अगर माना ये क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे? तब वहां सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स में क्या करोगे? कंफ्यूज हो गए। इसलिए अभी उसको क्लियर कर दीजिए। अर्थात पश्चिमी जेट वायु धारा के स्थान पर पूर्वी वायु धारा चलने लगती है, जो तिब्बत के पठार के गर्म होने से उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी ठंडी जेट वायु धारा विकसित होती है, जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर क्षोभ मंडल में चलती है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को आगमन में सहायता करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के आगमन में सहायता करती है को हाईलाइट कीजिए, पूर्वी ठंडी जेट वायु धारा को हाईलाइट कीजिए। अगर अभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना याद कीजिए, आखिरी लाइन और इसको, इतने से काम चल जाएगा आपका।
समझ में आया? ठीक है, आगे। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है पश्चिमी विक्षोभ? खाली पश्चिम से नहीं, उत्तर पश्चिम से भी प्रवेश करता है। कहां से? अब कहीं आपसे पूछा पश्चिमी विक्षोभ कहां से एंटर करता है, आपने कहा पश्चिम से। नहीं, पश्चिम और उत्तर पश्चिम पूरा आंसर है, से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहां पर उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न होता है? आंसर मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, एक ऐसा सागर जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, ऊपर से यूरोप, दाईं तरफ से एशिया और नीचे से अफ्रीका। भू के मध्य में स्थित सागर भूमध्य सागर, उसी को बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। और उसी तरफ तो चल रहा है आजकल। थोड़ा मैप भी देखो, इजराइल है कहां पर, और ये भी देखो कितना छोटा सा देश है, और ये भी देखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च किया उसने। 3 फ्रंट खोल दिए उसने। कहां कहां? लेबनान में खोल दिया, सीरिया में खोल दिया, और कहां? फिलिस्तीन के साथ तो चल ही रहा है। समझ में आया? और हो सकता है कि सारे देश मिलकर उस पर आक्रमण करें, लेकिन उसने अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया है कि क्या वो कई फ्रंट से क्या कर सकता है? लड़ सकता है। ठीक है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं किसको? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय तीन राज्य ऐसे हैं हमारे जहां पर जो चक्रवातों से क्या रहते हैं। एक हो गया उड़ीसा, जो सबसे ज्यादा सुना होगा आपने, दूसरा हो गया आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा हो गया तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखना है आपने। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। वो तो धन्य हो किसका? विज्ञान का, मौसम विज्ञान वालों का, जो पहले ही बता देते हैं अब कि क्या भाई चक्रवात आने वाला है, मछुआरे क्या बंगाल की खाड़ी में ना जाएं, और साथ में बता दिया जाता है कि बहुत बड़े स्तर पर जो तटीय भागों के लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है सही जगहों पर, ताकि क्या हो, जन धन की हानि कम से कम हो। और इसके लिए पटनायक सरकार को थैंक यू बोलेंगे हम कि उड़ीसा में अभी कुछ समय पहले हुआ था, उन्होंने उसको क्या किया, काफ़ी अच्छे से क्या किया, मतलब वहाँ पर जो आपकी NDRF है या उनकी जो SDRF वगैरह होगी वो बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पर पहले ही शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, चक्रवात आता है और बड़े खतरनाक होते हैं, हवाएं चलती हैं, ठीक है, मूसलाधार वर्षा होती है, तो उससे जन धन की हानि क्या होती है, कम हो जाती है ना। आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे हम, डिजास्टर्स मैनेजमेंट में पढ़ेंगे हम कि आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद, ये 3 शब्द याद करने कि आपदा से पहले की तैयारी। तो अब देखो ना, आपदा आने वाली उससे पहले ही हमने तैयारी कर रखी है, आपदा के समय हमने क्या करना है और आपदा के बाद हमने क्या करना है। ठीक है, चलो जी। विनाशकारी होते हैं, ये पता ही आपको चक्रवात। कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में भी पैदा होते हैं और भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अल नीनो, जिसके बारे में बता ही रहा था, अल नीनो तथा ला नीनो, ये 2 धाराएं हैं अलग अलग। अल नीनो पेरू तट के पश्चिम में, पेरू आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, मैप में अगर आपको सामने दिख रहा है तो साउथ अमेरिका है, वहां पे एक देश पड़ता है पेरू। पेरू के 180 किलोमीटर दूर क्या होती है, उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। और इस गर्म जलधारा से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ, मत्स्य उद्योग को भारी क्षति उठानी पड़ती है, क्योंकि मछली जो होती है ना बड़ी सेंसिटिव होती है, वो पेरू के तटीय भागों में रहती है। तब तक अल नीनो धारा आ जाती है। अल नीनो धारा कैसी, गर्म है, टेम्परेचर अगर कुछ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो मछलियां मर जाती है, उल्टी हो जाती है मछलियां। समझ में आया? तो मत्स्य उद्योग को हानि पहुंचती है किसकी वजह से, अल नीनो की वजह से। कहां पर, दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है ये, और जो बड़ा क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, मत्स्य उद्योग को हानि होती है।
गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है। मैंने हल्का फुल्का बताया था आपको, बताया था। अगर थोड़ा सा मैं ग्लोब में बताऊं क्या, यहीं पे लेके आ रहा हूं, अगर दिख जाए तो रहने दो उसे, रहने दो, बच्चों को समझाने से मतलब है मुझे। ये देखिए यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका दिख रहा है कहीं पे आपको, ये दिख रहा है साउथ अमेरिका, यहाँ पे पेरू देश दिख रहा है। ये पेरू में इसके 180 किलोमीटर दूर ये अल्नीनो चली और ये एंटर करती है यहाँ से, मतलब ये पूरी इधर से आते हुए, ये इधर से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए और यहाँ पहुंच जाती, कहाँ, इंडियन ओशियन में, यहाँ पे पहुंच गई। ये भारत है आपका। साउथ वेस्ट मानसून ने ऐसे आना था, यहां पहुंच गई है गर्म जलधारा। गर्म जलधारा पहुंचने से क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। यहां पर हाई प्रेशर था, यहां लो प्रेशर था, फिर लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलनी थी, वो क्या हो गया, क्या हो गया, वीक पड़ गया मानसून आपका। मैंने कहा कहां रह गया पेरू, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, कहां से अल्नीनो इफेक्ट स्टार्ट हुआ और कहां मानसून को जाके क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। क्यों, क्योंकि वो गर्म जलधारा जो किसी तरह से क्या, स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए, पैसिफिक को पार करते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए यहां इंडियन ओशियन में पहुंच गई है, जिसकी वजह से उसने यहां पानी का टेम्परेचर क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। ज्यादा करने से पानी का तापमान ज्यादा होगा तो उसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होकर क्या होगी, ऊपर होगी, लो प्रेशर बन जाएगा। ये तो हाई प्रेशर का क्षेत्र था भाई, यहां से तो हवाएं चलनी थी, हमारे लिए मानसून आना था, लेकिन क्या हो गया, मानसून भटक गया। समझ में आ गया। अब कम संसाधनों के साथ ऐसे ही दिखा सकता हूं मैं, या तो पैसा इकट्ठा करें, सैटेलाइट पे चलते हैं, वहां से दिखाऊंगा, है ना, मजाक कर रहा हूं। धन सब कुछ नहीं होता है, बुद्धि होती है मेन चीज। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी बड़ी दूरबीन के और बिना किसी उसके ज्योतिष में सारे सिद्धांत निकाल दिए, बैठे बैठे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया। आप विचार कीजिए, विचार करके आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ग्लोब रखिए सामने, सब कुछ समझ में आ जाता है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा है। उसको भाषा देनी है, उसको लिख के आ जाइए, वही मेन से। तो गर्म जल की धारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। इसे विपरीत धारा या काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, काउंटर करंट के नाम से किसको बोलते हैं, अल्नीनो को। ज्ञातव्य है कि जिस वर्ष अल्नीनो नहीं आता है उस वर्ष भारतीय मानसून सामान्य रहता है। इसका कारण पेरू के तट से चलने वाली शीतल जल की धारा है, जिसे लानीना कहा जाता है। अल्नीना जो है वो गर्म करंट है, लानीना जो है वो ठंडी करंट है। अगर अल्नीनो इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब लानीना इफेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, लानीना चल रही है, ठंडी जलधारा है। लानीना भी एक प्रतिसागरीय काउंटर ओशियनिक करंट है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल नीनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को लानीना बदल देती है तथा आर्द्र मौसम को जन्म देती है। आर्द्र मतलब ह्यूमिड मौसम को जन्म देती है। लानीना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से तथा वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया एवं समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक जल वर्षा होती है। क्यों होती है इंडोनेशिया में सामान्य से अधिक जल वर्षा, उसका पूरा आंसर आपकी इन लाइनों में छिपा है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। क्लियर हो गया? ऊपर उठाइए। दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑसिलेशन। आपको लगता है इतना लिखना है? नहीं लिखना है इतना, लेकिन थोड़ा 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 क्या सबका क्या देना है, आपने परिचय देना है। आपने जब अपना आंसर लिखना है तो थोड़ा थोड़ा उठाकर उसके बारे में लिखना है। शिक्षक को, मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप इन चीजों से क्या हो, परिचित हो। समझ में आ गया? अगर आपने अपने चतुराई का परिचय दिया तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब प्रणाली एवं न्यून वायुदाब प्रणाली में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन। आगे बढ़िए भाई, मैं तेज इसलिए चल रहा हूं, यहां तक वैसे भी नहीं पहुंच पाओगे, उतने में ही आपके शब्द पूरे हो जाएंगे। तथा दक्षिणी दोलन कहते हैं वस्तुतः यह मौसम विज्ञान से संबंधित वायुदाब में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरूप है जो हिंद व प्रशांत महासागरों के मध्य प्राय दृष्टिगोचर होता है। जबकि वायुदाब हिंद महासागर में अधिक होता है तो प्रशांत महासागर में कम
होता है, और जब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर अधिक होता है तो हिंद महासागर पर कम होता है। कुछ नहीं मानना है आपने, वायु दाब का दोलन मतलब हिंद महासागर में कम है तो प्रशांत पैसिफिक में ज़्यादा होगा, पैसिफिक में कम होगा तो हिंद महासागर में ज़्यादा होगा, उसके बारे में बता रहे हैं। हिंद महासागर पर कम वायुदाब की स्थिति में भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसके विपरीत परिस्थिति में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। आगे दिखाइए। समाप्त, ठीक है। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता, हल्का सा दक्षिणी दोलन पर एक परिचय दे देना, एक दो लाइन में लिख देना। इस पूरे कई हजार शब्दों में समझा रखा है ये, इसमें से 250 शब्द निकाल के आपने मेंस का एक आंसर तैयार करना है, मुझसे चेक कराना है, मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपने क्या करना, सुधार की आवश्यकता है। बाकी अपने आप में 16 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार है। क्लियर हो गया?